what is object oriented programming, and what is the difference between the procedure oriented programming and object oriented programming? So that thing, that question will be answered in this particular slide. So let's see what is the need of object oriented programming. Object oriented programming की जरूरत क्या है हमको, right? So ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो नीड है यहाँ पर, ये कुल मिला के आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस दिए हुए हैं. कैसे? तो रिप्रेजेंट द रियल लाइफ एंटिटी. एक रियल लाइफ एंटिटी को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है थ्रू द प्रोग्राम, then we required object oriented programming as an option. To design system with open interface, to ensure reusability and extensibility of modules, to develop modules that are tolerant to any change in future, to improve software productivity and decrease software cost, to improve the quality of software, to manage time schedule, to industrialize the software development process. ये सभी हैं एडवांटेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नीड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत है. So C++ is an object oriented programming, then object oriented programming language. Then we have Java is an object oriented programming language, and you know that Java is the popular language that is used for the software development. And there is a Python. Python is also an object-oriented programming language which support object-oriented programming paradigm or all the character related to the object-oriented programming. And it is also very much popular nowadays. So हम लोग C++, C is not an object-oriented programming. Okay? C is a procedure-oriented programming. So C++, Java, Python, there are many other object-oriented programming languages, but these three are popular programming language, which is an object-oriented programming language. और आप लोगों को पता है कि यही languages आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज्यादातर के यूज होता है. ये सब इशू है जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से दूर कर सकते हैं. मतलब करेक्टनेस इज वन इशू, कोड करेक्टनेस, मेंटेनेबिलिटी, मेंटेन करने, सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के लिए जो प्रॉब्लम होते थे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं होते. रीयूजेबिलिटी, तो ये रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हमारे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं थे, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कोड को रीयूज कर सकते हैं. ओपननेस एंड इंटरऑपरेबिलिटी इज ओपननेस एंड इंटरऑपरेबिलिटी भी है इसमें. मतलब कि हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म को कंबाइन कर सकते हैं. जैसे मान लो आप लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, यू कैन कंबाइन JSP विद पाइथन और जावा को आप कंबाइन कर सकते हो. तो इंटरऑपरेबिलिटी इज पॉसिबल. पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इज अनदर कंसेप्ट. जो डेटा हम लोग का जो फ्लो होता है प्रोग्राम पे, तो उसको कैसे सिक्योर किया जाए वो भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं. इंटीग्रिटी विल बी मेंटेन. इंटीग्रिटी मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में अगर कुछ छेड़खानी होती है उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द चेंजेस इन दैट, एंड इट इज मेकिंग आवर प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली. मतलब कि अगर if I am writing the program, so other software developer also easily understand what I have written. So जो readiness है वो ज्यादा हो जाता है. मतलब सामने वाला बहुत इजी ढंग से आपके कोड को समझ सकता है. So what is an object oriented programming? Object oriented programming is an approach to program organization and development that attempt to eliminate some of the drawback of conventional programming methods. जो पुराने प्रोग्रामिंग मेथड्स हैं उसको, उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एंड इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑल दोस थिंग्स.
बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि आपका कोबोल, फोर्ट्रॉन और सी लैंग्वेज है। सो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारा एक मेन प्रोग्राम रहता है, लाइक मेन फंक्शन, and inside this particular main function we have many other functions, and inside that particular function we have many other functions. So everything is in the form of functions, like your function oriented programming we have seen in the last last to last class about what do you mean by function programming. Like so function programming में क्या है, हम लोग कुछ भी चीज को बनाते हैं तो function में ही बनाते हैं, we'll make the function out of that. So we'll write the list of instruction for the computer to follow and organize these instruction into group known as functions. So किसी भी कोड को हमको लिखना है तो फंक्शन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास कुछ ग्लोबल डेटा होते हैं, हमारे पास कुछ लोकल डेटा होते हैं। लोकल डेटा फंक्शन के अंदर रहता है और ग्लोबल डेटा फंक्शन के बाहर रहता है, और ये सभी फंक्शन ग्लोबल डेटा को भी यूज कर सकते हैं और अपने अपने लोकल डेटा को भी यूज करते हैं। ठीक है, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया एम्फेसिस इज ऑन डूइंग थिंग्स। एल्गोरिथम मींस इट इज बॉदरिंग अबाउट कैसे हम एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करें। लार्ज प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रोग्राम नोन एज फंक्शन। एक बड़ा प्रोग्राम को हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में बांट देते हैं। मान लो हम लोगों को एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है फॉर द नेट बैंकिंग। सो नेट बैंकिंग सो वी आर इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखा वो क्या देखा कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम सीधा सीधा ध्यान देते हैं कि हम लोगों को करना क्या है, व्हाट वी वांट टू डू, और द एल्गोरिथम व्हाट वी फॉलो। दूसरा क्या है, लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम दैट इज नोन एज फंक्शंस। सो अगर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है फॉर द नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग में बहुत सारे फंक्शनैलिटी रहते हैं, लाइक डिपॉजिट द मनी, विड्रॉल द मनी, add the interest, calculate the interest, all those things. So सभी को हम लोग क्या है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में बांट देते हैं, तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो जाता है। मोस्ट ऑफ फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा। सो बहुत सारे फंक्शंस क्या है ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं। यहाँ पर डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। सो डेटा जो है वो फ्रीली मूव करता है फंक्शन टू फंक्शन, तो यहाँ डेटा सिक्योरिटी इज अ बिग कंसर्न। और क्या है, फंक्शंस ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो ये जो डेटा है उसको वो क्या है, क्योंकि सभी फंक्शंस डेटा को यूज कर सकते हैं, सो सभी फंक्शंस डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयज टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्रामिंग डिजाइन। यहाँ पर क्या है, हमेशा टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं, तो हमेशा जो हमारा प्रोग्राम है वो मेन से चालू होता है, मेन फंक्शन से, और फिर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में जाते हुए। So the approach is top to down approach. Okay. Now let's see object-oriented paradigm and how it is working. So in the object-oriented programming, it allows decomposition of a problem into a number of entity called object. जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम मिलता है, हम लोग उस प्रॉब्लम को नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज some sort of entity. Inside this particular entity we have two things. दो चीजें रहती हैं। क्या? पहला चीज रहता है डेटा और दूसरा चीज रहता है फंक्शन। सो जैसे फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शन अलग से रहता है और उसका डेटा लोकल डेटा रहता है और ग्लोबल डेटा रहता है, बट यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर डेटा रहेगा और उसी के अंदर ही फंक्शन रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो डेटा है वो फ्रीली फ्लो नहीं हो सकता। मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से बात कर सकते हैं, बट एक डेटा दूसरे फंक्शन में नहीं जा सकता। मान लो ये ऑब्जेक्ट बी है, उसका एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन इस डेटा को यूज नहीं कर सकता, वैसे ही ये वाला फंक्शन इस डेटा को यूज नहीं कर सकता। सो इसमें क्या है, हमारा जो डेटा की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक
स्ट्रक्चर दिखता है किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें रहती हैं, डेटा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो रहता है, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन रहता है वो रहता है। ठीक है, सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है वही डेटा को यूज कर सकता है, कोई बाहर का फंक्शन उस डेटा को यूज नहीं कर सकता, राइट? So this is the concept of object oriented programming. Let's see different features of object oriented programming. So it is emphasis on data rather than procedure. But procedure oriented programming में प्रोसीजर पे ध्यान दिया जाता था, डेटा पे ध्यान नहीं दिया जाता था। यहाँ पे क्या है, डेटा पे ध्यान दिया जाता है, प्रोसीजर पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट। वहां पर क्या है, प्रोग्राम क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। यहाँ पर क्या है, प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट। एक डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है जो कि ऑब्जेक्ट को दिखाता है, that can show an object. Then we have functions that operate on the data on an object are tied together in the data structure. जो एक डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उसमें हमारा डेटा रहेगा और फंक्शन रहेगा। सो डेटा और फंक्शन दोनों ही टाइटली बाइंड रहते हैं, टाइटली बाइंडिंग उन दोनों के बीच में रहता है। डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस बाय एक्सटर्नल फंक्शन। तो हमने देखा अभी कि जो डेटा है, एक ऑब्जेक्ट का जो डेटा है दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शन के द्वारा एक्सेस नहीं हो सकता। सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है वही उस डेटा को यूज कर सकता है, बाहर का फंक्शन उस डेटा को यूज नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन। ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे, फंक्शन के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। न्यू डेटा एंड फंक्शन कैन नॉट बी इजिली एडेड whenever necessary, sorry, can be easily added whenever necessary. So डेटा और फंक्शन अगर हमको एक ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए और एक डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करना है तो हम लोग इजिली कर सकते हैं। इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच इन द प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ये स्ट्रिक्टली बॉटम अप अप्रोच फॉलो नहीं करता, बट इट इज नॉट ए स्ट्रिक्ट टॉप डाउन अप्रोच। जैसे हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है कि टॉप डाउन ही अप्रोच वो यूज करेगा, बट यहां पर टॉप डाउन अप्रोच यूज नहीं करेगा, इसलिए बोल देते हैं बॉटम अप अप्रोच यूज कर सकता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो what is the definition of object oriented programming? So object oriented programming is an approach that provide a way of modularizing program by creating a partitioned memory area for both data and function that can be used as template for creating copies of such module on demand. So जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्या करता है, एक मॉड्यूलराइज प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज होता है, जिसमें हम लोग सेपरेट मेमोरी डेटा के लिए और सेपरेट मेमोरी फंक्शन के लिए यूज करते हैं, और फंक्शन और डेटा एक ऑब्जेक्ट के एक साथ बाइंड होते हैं और उसके लिए एक पर्टिकुलर मेमोरी ही दे दिया जाता है। सो एक ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी दे दिया जाता है जिसमें डेटा और फंक्शन दोनों रहते हैं। ओके, सो अभी देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है? सो ऑब्जेक्ट इज अ बेसिक रन टाइम एंटिटी। ये एक रन टाइम एंटिटी होती है ऑब्जेक्ट। रिप्रेजेंट अ पर्सन, अ प्लेस, अ बैंक अकाउंट, अ टेबल और एनी आइटम। सो ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जैसे एक पर्सन, सो पर्सन इज अ लिविंग ऑब्जेक्ट, दैट ऑल्सो कैन बी एन ऑब्जेक्ट। A place can be an object, bank account can be an object, a table can be an object, or an item can be an object. कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आप लोगों को अगर हम लोग बोलेंगे कि यू विल रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट विद अ पर्सन, लेट्स से दे आर टॉकिंग अबाउट यू, स्टूडेंट। सो व्हाट स्टूडेंट विल हैव, what one student will have? One student will have their name, their roll number, their branch, their phone number, right? So all these are data. What are the function? Function जैसे मान लो calculate marks,
एक फंक्शन हो गया, प्रिंट मार्क्स एक फंक्शन हो गया, गेट द मार्क्स फ्रॉम द फैकल्टी एक फंक्शन हो गया, राइट, और गेट द डिटेल फ्रॉम द एकेडमिक्स ये भी एक फंक्शन हो गया. सो ये सब फंक्शन एक स्टूडेंट के लिए किसमें काम करेंगे, उसके डेटा पे काम करेंगे. So data is nothing but the attribute of the entity or the object, and the functions are working on those attributes. ठीक है. So इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जब हम लोग और प्रोग्राम करेंगे तो आप लोगों को और ये बातें समझ में आ जाएंगी. ऑब्जेक्ट टेक अप स्पेस इन मेमोरी. सो जैसे हमने पहले देखा कि ऑब्जेक्ट जब हम लोग बनाएंगे तो उसका एक सेपरेट मेमोरी अलॉट हो जाएगा. Have an associated address like record in Pascal or the structure in C. एक एड्रेस डिफाइन हो जाएगा, जैसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं C में वैसे ही, और एक रिकॉर्ड बनाते हैं पास्कल में वैसे ही एक एड्रेस मेमोरी में बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट के लिए. Each object contain data and code to manipulate the data. So क्या क्या रहता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर. अगर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है so उसके अंदर जो डेटा रहेगा वो उसका एट्रीब्यूट रहेगा. तो स्टूडेंट का क्या एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का नाम होता है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ होता है, स्टूडेंट का मार्क्स होता है, राइट. और कुछ फंक्शंस हैं जैसे फाइंडिंग द टोटल, एवरेज एंड डिस्प्ले. सो टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स एंड डिस्प्ले द मार्क्स. सो ये सभी के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. फिर आ जाता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसमें हम लोग देखते हैं एक एक कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. सो जो पहला कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, दैट इज कॉल्ड क्लासेस. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमेशा जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे थ्रू द क्लासेस डेटा स्ट्रक्चर वी हैव टू डिफाइन इट. तो हमने यहाँ पर पिछले वाले जो स्टेटमेंट है उसमें क्या देखा हुआ था, उसमें ये देखा हुआ था, हाँ, the data structure are designed such that they characterize the object. So ये data structure है, इसमें object oriented programming में उसको बोलते हैं class. Class. What is a class? With the help of the class, the entire data and code of the object can be made as user defined data type. So एक data structure बन जाता है जो कि एक data type है, और वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. मतलब यूजर उस डेटा टाइप को डिफाइन करता है, और उसमें क्या क्या रहता है, उसमें डेटा रहता है और उसके फंक्शंस रहते हैं. वंस द क्लास हैज बीन डिफाइंड वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू दैट क्लास. एक बार क्लास डिफाइन करने के बाद हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट उसी क्लास के बना सकते हैं. मतलब अगर हम लोग एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट का, so आप लोगों का स्ट्रेंथ है मान लो 60 स्टूडेंट इन अ क्लास, सो वी कैन मेक 60 ऑब्जेक्ट. ठीक है, जिसमें कि हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग एट्रीब्यूट के वैल्यू रहेंगे. एट्रीब्यूट तो वही रहेगा, मतलब नाम, रोल नंबर, मार्क्स, सभी के नाम, रोल नंबर, मार्क्स रहेंगे, बट वैल्यू अलग अलग रहेगा. किसी का नाम अनिल है, किसी का नाम सुनील है, किसी का नाम अजय है, किसी का नाम विजय है, राइट. किसी का डेट ऑफ बर्थ अलग है, किसी का मार्क्स अलग है. इन दैट So we are creating one class, but we can create multiple objects. That's why object is a runtime entity. A class is a collection of object of similar type. So हम लोग ये भी बोल सकते हैं class क्या है, class is a collection of object. एक object का collection है. कौन से object का collection है? Similar type के object का collection. So जैसे मान लो हम लोग student बनाते हैं, student class बनाते हैं, तो हम लोग student का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. मान लो S1, S2, S3, S4 up to S60. So we can make the collection of object of class student. Getting it? जैसे एग्जांपल है कि हम लोग एक फ्रूट का क्लास बनाते हैं. उस फ्रूट के क्लास में क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है. एक ऑब्जेक्ट हो सकता है मैंगो, एक और फ्रूट हो सकता है बनाना, एक और फ्रूट हो सकता है आपका ऑरेंज, एक और फ्रूट हो सकता है आपका कोई सा भी papaya or other fruits, right? So fruit is a class and object are made from the class. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास से ही बनता है. क्लास हमारा एक ही रहता है, बट एक ही क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं, राइट.
So this is the concept behind classes. दूसरा कंसेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन. ये हमेशा आपके एग्जाम में आता है. व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? सो व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन? पहले एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को नहीं शो करना, किसी चीज को रिवील ना करना, राइट? दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. सो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग जो चीजें हाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. ये हाइड करने जो बोला गया है वो डेटा के टर्म्स में बोला गया है. मतलब डेटा जो भी है हमारे प्रोग्राम में उसको हम लोग फ्रीली फ्लो नहीं होने देंगे पूरे प्रोग्राम में. डेटा बिलोंग करेगा एक पर्टिकुलर क्लास को और उसी क्लास के या उसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन के द्वारा ही उस डेटा को यूज कर सकते हैं. उस डेटा को बाहर कोई और दूसरा फंक्शन यूज नहीं कर सकता. हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं. इस कंसेप्ट को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो कि C++ अलाउ करता है या जावा अलाउ करता है या पाइथन अलाउ करता है. ठीक है. दूसरा होता है इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन मतलब कि डेटा और फंक्शन को अगर हम लोग बाइंड कर देते हैं एक साथ, मतलब फंक्शन और जो डेटा है एक क्लास का अगर हम लोग उसको बाइंड करते हैं एक साथ, उस कंसेप्ट को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन. ठीक है. बाइंड करना मतलब वो फंक्शन वही डेटा को यूज करेगा या वो डेटा उसी फंक्शन के द्वारा ही यूज होगा. अगर इस तरह का कंसेप्ट हम लोग चाहते हैं, ये कंसेप्ट को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन. और इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन कौन सपोर्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? C++, जावा, पाइथन, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. बट इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग C++ में प्रोग्रामिंग बनाएंगे और C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखेंगे. So the wrapping up of data and function into a single unit called class is known as encapsulation. So जब हम लोग क्लास के अंदर डेटा और फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं encapsulation. It is a wrapping up. wrapping मतलब पता है ना, wrap करना. जैसे चॉकलेट को wrap किया जाता है एक वैपर पे, वैसे ही wrap करना मतलब बाइंड करना डेटा और फंक्शन को एक साथ. This particular concept is called encapsulation. दूसरा है insulation of data from direct access by the program is called data hiding और information hiding. अगर हम लोग insulate कर देते हैं डेटा को, मतलब डेटा को फ्रीली फ्लो नहीं होने देते, उस कंसेप्ट को बोलते हैं डेटा हाइडिंग और डेटा इंफॉर्मेशन हाइडिंग. Abstraction refer to the act of representing essential feature without including the background detail or explanation. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कुछ एसेंशियल फीचर्स को और कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग रिवील नहीं करते आउटसाइड वर्ड. हम लोग उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को भी रिवील नहीं करते और एक्सप्लेन नहीं करते. उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. सिंस द क्लास यूजेस द कंसेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दे आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. क्लास जो डेटा टाइप है उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं क्योंकि उसमें फीचर रहता है एब्स्ट्रैक्शन का. डेटा को हम लोग हाइड कर सकते हैं. दैट्स व्हाई. नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग इनहेरिटेंस फीचर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं. इनहेरिटेंस मतलब कि अगर हम लोग एक क्लास बनाते हैं और एक दूसरा क्लास बनाते हैं, सो एक क्लास को हम लोग पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, एक और क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं. चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को हम लोग डाल सकते हैं. सो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो भी पेरेंट्स रहते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड को मिलती है, राइट? सो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी लाइक आउटर स्ट्रक्चर और इनर बिहेवियर इज टेकन फ्रॉम द पेरेंट. इन द सेम वे क्लासेस ऑल्सो कैन डू द सेम थिंग. इसमें क्या होता है कि जितने भी क्लासेस रहते हैं वो अपने प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लासेस को ट्रांसफर कर सकते हैं. मतलब जो चाइल्ड क्लास है जो कि पेरेंट क्लास से डिराइव हुआ है, वो
पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, मतलब उनके डेटा और फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये कंसेप्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। So inheritance is the process by which object of one class acquire the property of object of another class. So एक क्लास के प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी में हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट अलग है, उसको हम लोग भी देखेंगे। Each derived class shared common characteristics with the class from which it is derived. So जो चाइल्ड क्लास रहता है उसको बोलते हैं derived class, और जो पेरेंट क्लास रहता है इसको बोलते हैं बेस क्लास। ठीक है, सो द बेस क्लास के प्रॉपर्टी को अगर डेराइव क्लास यूज करता है, देन दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस प्रोवाइड द आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी, मतलब बेस क्लास में कुछ डेटा या फंक्शन होगा, उसको हम लोग एज इट इज डेराइव्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी विल कम हियर। इस तरह से, जैसे मान लो हमारे पास एक क्लास है बर्ड, बर्ड के कुछ एट्रीब्यूट होंगे। बर्ड डिवाइड हो सकते हैं फ्लाइंग बर्ड एंड नॉन फ्लाइंग बर्ड। ठीक है, सो ये हो गया बेस क्लास। फ्लाइंग बर्ड एंड नॉन फ्लाइंग बर्ड इज द टू कैटेगरी ऑफ बर्ड, बट दीज आर आल्सो हैविंग सम ऑफ द एट्रीब्यूट जो कि कॉमन रहेंगे, इसलिए ये हो गया बेस क्लास, ये हो गया डिराइव क्लास। अब फ्लाइंग बर्ड में भी दो प्रकार के बर्ड हैं, रॉबिन एंड शैलो। सो ये दो जो बर्ड्स हैं वो भी प्रॉपर्टी किसका रखेंगे, उसके बेस क्लास का, या यहां से भी डिराइव कर सकते हैं प्रॉपर्टी। वैसे ही जो ये वाला जो डिराइव क्लास है वो इन दोनों के लिए, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच विच इज अ नॉन फ्लाइंग बर्ड, विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिराइव क्लास, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट क्लास, ये हो गया आपका बेस क्लास। सो बेस क्लास के डेटा को इंटरमीडिएट क्लास डिराइव करेंगे और इंटरमीडिएट क्लास के डेटा को डिराइव क्लास डिराइव करेंगे, मतलब वहां से डेटा को ले सकते हैं। ये कंसेप्ट हम लोग देखेंगे व्हेन विल सी द इनहेरिटेंस पार्ट। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जिसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। So what do you mean by polymorphism? Polymorphism means the ability to take more than one form. Just like your water. Water has three forms, right? Solid, state, and gas. In the same way, if we have one function in the whole program, that function can do many things. वो फंक्शन बहुत सारी चीजें कर सकता है। अगर एक फंक्शन है हमारे पास, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में लिया हुआ है कि हमारे पास एक क्लास है सेप क्लास में एक फंक्शन है ड्रॉ फंक्शन, उसके डिराइव क्लासेस में भी क्लास ऑब्जेक्ट, बॉक्स ऑब्जेक्ट एंड ट्राइंगल, सो वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट वी हैव डिफरेंट ड्रॉ फंक्शन। सो यहाँ पर ये ड्रॉ क्या कर रहा है, सर्कल ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पर ये क्या ड्रॉ कर रहा है, बॉक्स ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रहा है, ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा है। तो एक ही ड्रॉ को और एक ही नाम के फंक्शन को हम लोग अलग अलग फंक्शनैलिटी दे सकते हैं। सो वन फंक्शन कैन एक्ट इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट places. That particular concept is called polymorphism. So means the ability to take more than one form is called polymorphism. The process of making an operator to exhibit different behavior in different instant known as operator overloading. Using a single function name to perform different type of task is known as function overloading. So with the help of function overloading and with the help of operator overloading, we can achieve polymorphism. ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करके हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब जैसे आपका एक प्लस ऑपरेटर है, प्लस क्या करता है, दो इंटीजर और दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ऐड करेगा। अगर हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं टू ऐड टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए अगर हम लोग उसको बदल रहे हैं प्लस को, तो वो हो जाता है ओवरलोडिंग, मतलब जो फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर हम और फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। वैसे ही हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हम लोग और अलग अलग चीजों को के ऊपर डिफाइन करेंगे, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। जब हम किसी फंक्शन को ओवरलोड करते हैं या किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो उस कंसेप्ट को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे।
दूसरा हमारा ये चौथा कंसेप्ट है डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब है कि जो हमारा कोड हमने देखा था, मतलब डेटा हमने देखा था और फंक्शन हमने देखा था, डेटा और फंक्शन जो होगा उसको हम लोग कहीं पर भी कॉल करेंगे। उस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। फंक्शन को जब हम लोग कॉल करेंगे तो वो फंक्शन डेटा को एक्सेस करेगा। ये चीजें अगर हम लोग रन टाइम पे करते हैं, मतलब कंपाइल टाइम पे नहीं करते हैं, मतलब कंपाइल टाइम पे हमको नहीं पता है कि फंक्शन का कॉल किस फंक्शन को कॉल करेगा। मतलब एक फंक्शन का मान लो कॉल है, ऐड फंक्शन का हम लोग कॉल किए हैं मेन में, और ऐड को हम लोगों ने कॉल किया गया है और ऐड को कहीं और दूसरी जगह डिफाइन किया गया है। बट जब हम ऐड को कॉल करेंगे कंपाइल टाइम पे हमको नहीं पता है कि कौन सा ऐड कॉल होगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऐड होंगे, लाइक द पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। इन द पॉलीमॉर्फिज्म वी हैव वन फंक्शन विद डिफरेंट फंक्शनलिटी। तो कौन से फंक्शन को हम लोग रिलेट कर रहे हैं ये हम लोगों को कंपाइल टाइम पे नहीं पता होगा। तो उस चीज में अगर हम लोगों को वही जो बाइंडिंग है, मतलब फंक्शन का कॉल और फंक्शन का जो बाइंडिंग है वो अगर हम रन टाइम पे करते हैं तो उसको बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग। ठीक है, ये फीचर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है और इसको भी हम लोग सबसिक्वेंट क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग मतलब कि अ मैसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वेस्टेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर। एक ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पर ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, और एक फंक्शन रहेगा। जब ये ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक फंक्शन को कॉल करता है, इस कंसेप्ट को बोला जाता है मैसेज पासिंग। मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर फंक्शन पे एक मैसेज पास करेंगे। वो मैसेज होगा आपका, व्हाट इज दैट मैसेज? द मैसेज इज नथिंग बट द आर्ग्यूमेंट। सो उस आर्ग्यूमेंट को हम लोग उस फंक्शन पे पास करेंगे थ्रू द ऑब्जेक्ट नेम। ये कंसेप्ट को बोलते हैं मैसेज पासिंग। ये कंसेप्ट भी हम लोग आगे चल के विल सी इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं? सो की टोकन्स यूज कर सकते हैं। सो टोकन्स आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड रहेंगे जो हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा क्लास इज अ कीवर्ड हियर। जैसे सी में क्या पढ़ा था आपने? main is a keyword, right? Printf, scanf is the keyword. Here we have different keyword like that. Identifier is nothing but your variables. Constant is nothing but the constant value. String is nothing but some string value. Like string मतलब जैसे किसी का नाम प्रिंट करना है, अनिल कुमार, so अनिल कुमार is nothing but the string. Operator are, we know, different arithmetic and logical operators, जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, फिर उसके बाद एंड, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे सी प्लस प्लस में। ठीक है, सो कीवर्ड, ये सब डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं वो यूज करेंगे सी प्लस प्लस में। मैं जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे सो मैं बताते जाऊंगा कि व्हाट आर द कीवर्ड वी आर यूजिंग हियर। आइडेंटिफायर मतलब आपका वेरिएबल नेम, किसी का भी नाम, मान लो आपका वेरिएबल का नाम है या फंक्शन का नाम है या एरे का नाम है या क्लास का नाम है या ऑब्जेक्ट का नाम है, वो सभी आपका आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस में काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर वी कैन यूज। यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या है? स्ट्रक्चर है, यूनियन है, जो कि आपने सी में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लोग को एडिशनल क्या पढ़ना है? क्लास इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, एंड इनोमरेशन or enumerate or enum is also a data structure. These two data structure we'll see in C++. फिर हमारे पास built in data types है बहुत सारे, like int, char, void, float and double, ये हम लोगों ने already पढ़ा हुआ है। फिर हमारे पास derived data type हैं, जैसे array है, function है, pointer है, and reference. So reference हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। pointer आप लोग जानते ही हैं, what do you mean by pointer? function आप लोगों को पता ही है, हाउ वी कैन क्रिएट अ फंक्शन। एरे भी आप लोगों को पता ही है। सो ये जो चारों है इसको बोलते हैं डिराइव्ड टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप। ये जो चारों हैं इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और हमारे पास कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप भी हैं ये सब। सो जब जब बिल्ट इन डेटा टाइप से या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से हम लोग
कुछ डेटा टाइप बनाते हैं, उसको बोलते हैं डिराइव डेटा टाइप, ठीक है, जो डिराइव करते हैं, जो बिल्ट इन। सो एरे क्या है? एरे इज नथिंग बट number of integers or number of characters or number of floats or number of double value. Function is also a combination of that. We have inside that we can put any number of argument. फिर उसके बाद पॉइंटर, पॉइंटर में हम लोग कोई सा भी एड्रेस को सेव करते हैं, किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को हम लोग सेव कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ के भी डेटा टाइप के एड्रेस को भी सेव कर सकते हैं पॉइंटर में। फिर इसके बाद आता है रेफरेंसेस। सो विल लुक ऑन टू द रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल के बारे में आपको पता नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास के बारे में पढ़ेंगे और इन्यूमरेटर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड यूनियन आपको पता है, एरे पता है, फंक्शन पता है, पॉइंटर पता है, इंटीजर, कैरेक्टर, वॉइड, फ्लोट, डबल, ये सब आप लोगों को पता है।